नमस्कार। परीक्षा मित्र के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। और जैसा लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगली जो क्लास होगी अपनी वो अनुसूचियों के बारे में होगी, तो आज अपन अनुसूचियों को देखेंगे। अनुसूचियों की अपन बात करें तो संविधान के अंदर जब मूल संविधान बना था तब इन अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 4 अनुसूचियाँ किसी न किसी संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी फर्स्ट से, और 10वीं थी या 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, 11वीं 73वें संविधान संशोधन से और 12वीं 74वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ी गई है। इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने की बात है। पहली अनुसूची है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें सिंपल ये प्रावधान है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। सिर्फ अपने को बेसिक ध्यान रखना है कि हाँ इस अनुसूची में ये है, इस अनुसूची में ये है। फिर जितना इसके आसपास में क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा, और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करवाऊँगा। ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में क्या बात बताई गई है, तो ये याद रखना है, वेतन। वेतन इंपॉर्टेंट है। वेतन के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। वेतन में कटौती नहीं की जाएगी और पेमेंट के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए होती है। यानी ये किस पर? संचित निधि से दिए जाते हैं। और जब पैसा कहीं से दिया जा रहा है इसका मतलब वो संचित निधि पर क्या हो गया? भारित हो गया। संचित निधि पर भारित हो गया। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ से प्रश्न क्या आता है। देखो दूसरी अनुसूची से इंपॉर्टेंट है। और क्या प्रश्न आता है? प्रश्न ये आता है कि दूसरी अनुसूची से किसको तो वेतन दिया जाता है और किसको नहीं दिया जाता है। दूसरी और तीसरी अनुसूची अपन पढ़ेंगे तब एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। दूसरी में वेतन के बारे में, तीसरी शपथ के बारे में। तो कई बार अपन ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो ये याद रखो कि पद पर जाने की बात व्यक्ति बाद में करता है, पहले ये देखता है कि वेतन कितना मिलेगा। सिंपल ऐसे याद रखो, पहले वेतन बाद में शपथ। तो इस दूसरी अनुसूची के अनुसार किस किस को वेतन प्राप्त होता है? तो देखो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति को वेतन मिलता है। अब देखो यहाँ पे राज्यसभा का सभापति लिखा है, उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है। ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, और ऑप्शन में अपने को शून्य मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह जो वेतन लेगा वो इस सभापति के रूप में लेगा। देखो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा का सभापति। और यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के कार्यों को करता है तो वेतन राष्ट्रपति के रूप में लेगा। यानी उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन कभी भी नहीं लेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है। वह वेतन या तो सभापति के रूप में लेगा या राष्ट्रपति के रूप में लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3 बार समझ लेना, आराम से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और केग। यानी ऐसे याद रखो इसको, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी अपने को, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में समस्या ये हो जाती है कि शॉर्ट ट्रिक या तो याद नहीं आती है, याद आती है तो ये भूल जाते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक थी किसकी। तो ध्यान रखो, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति के बाद में राज्यपाल का वेतन। दूसरी अनुसूची में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष का वेतन है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के वेतन के बारे में बताया गया है। फिर आ जाओ विधानसभा में, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर अपन बात करते हैं विधान परिषद है यदि राज्य में, तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत इसमें भी नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख है इसमें। और अंतिम पॉइंट है केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षण के वेतन का भी उल्लेख दूसरी अनुसूची के अनुसार दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब देखो किसका नहीं किया गया, प्रश्न ये आता है।
तो यहाँ पे देखो, एक तो उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। कोई प्रधानमंत्री को वेतन का उल्लेख यहाँ पे नहीं है, मंत्रियों के वेतन का उल्लेख नहीं है। कहाँ पर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में नहीं है, मंत्रियों के वेतन के बारे में नहीं है, मुख्यमंत्री के वेतन के बारे में भी यहाँ पे नहीं है। ये वो पद है जिनके वेतन का उल्लेख यहाँ पर नहीं है, जो प्रश्न पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। किन किन का है वो यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा अपने को, तो ये भी ध्यान रखना है कि किन के वेतन का उल्लेख नहीं है। चाहे तो आप नोट लगा करके भी लिख सकते हैं जो नाम मैंने बताया। आगे आओ तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, शपथ का प्रावधान है। दूसरी में तो वेतन के बारे में है, तीसरी में शपथ के बारे में। अब देखो कौन कौन शपथ लेता है, तो केंद्र राज्य में डिवाइड नहीं करेंगे अपन। एमपी, एमएलए, ठीक है, एमपी शपथ लेता है, एमएलए, मंत्री, मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और केक। यानी राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, तो कहाँ है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख 169 में है। तो इनकी शपथ का उल्लेख यही पूछता है कि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ निम्न में से कौन नहीं लेता है, तो कौन नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं लेते हैं तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ। फिर कहाँ है इनका उल्लेख? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति, 69 में उपराष्ट्रपति, 159 में राज्यपाल। राज्यपाल के सभापति व उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती है। देखो, राज्यसभा का सभापति तो शपथ किस रूप में लेगा? उपराष्ट्रपति के रूप में लेगा। और सभापति, ये उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये तीनों ही जिस सदन के होते हैं उस सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं बस। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति कोई भी शपथ नहीं लेते हैं। तो पहली अनुसूची तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित थी, दूसरी वेतन से संबंधित थी, तीसरी के पन्ने बाद की शपथ से संबंधित है। अब चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में है, ये राज्यपाल नहीं है, ये राज्यसभा है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है। कैसे है कि जैसे अपन ये पढ़ते हैं कि अधिकतम लोकसभा में 250, जो राज्यसभा उसमें 250 सीट हो सकती है। 250 में से वर्तमान में 245 सीट हैं। आप 250 का यदि डिवाइडेशन करते हैं तो आप पाते हैं कि 12 सदस्य तो होते हैं मनोनीत, 12 सदस्य मनोनीत, ये डिवाइडेशन है। 238 सदस्य होते हैं निर्वाचित, और राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है ये आयरलैंड के संविधान से लिया है, राइट। 238 होते हैं निर्वाचित। ये जो निर्वाचित होंगे इनमें 4 सदस्य जो होंगे ये तो आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, यूटीज से, क्योंकि नाम से आपको लग रहा है राज्यसभा उच्च सदन है, और राज्यसभा वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि केंद्र शासित प्रदेशों का। लेकिन 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, जहाँ पर विधानसभा है, इसलिए इनको स्थान दिया गया है पुदुचेरी। दिल्ली से 3 सीट है और पुदुचेरी से 1 सीट है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सीटें हैं, और जो शेष बच गए 234 सीटें, ये 234 सीट राज्यों से है। तो आप ऐसे डिवाइडेशन कर सकते हैं इसका। यहाँ देखिए, राज्यसभा लिख लीजिए आप। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 250। 250 में से 12 सदस्य किए जाते हैं मनोनीत, 4 सदस्य होंगे यूटीज से। यूटी कौन सी? दिल्ली और पौंडीचेरी, 4 सदस्य। और 200, और अभी ये जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनके बाद में और डिवाइडेशन हो गया है, तो वो मैं बता दूंगा आपको आगे, तो करंट में अपन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और 234 बच गई, 234 हैं ये सीटें आएंगी राज्य से। ऐसे ही वर्तमान में 250 नहीं है, तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245 सीट है।
245 का डिवाइडेशन आप करेंगे तो 12 तो हो गए मनोनीत, 4 आप ये निकाल दो यूटीज वाली, ठीक है, तो कितनी बच गए 229 बच गई। 229 जो सीटें हैं, 229 सीटें हैं, ये कहाँ से हैं, ये स्टेट से आएंगे निर्वाचित होकर के, ठीक है। तो ये डिवाइडेशन है। तो कौन सी अनुसूची के अनुसार डिवाइडेशन किया गया है, तो आपको याद रहना चाहिए कि चौथी अनुसूची के अनुसार ये डिवाइडेशन किया गया है। पांचवी अनुसूची, पांचवी और छठवीं अनुसूची को अपन साथ पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये टीएसपी एरिया की बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, वह को हटा देना। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है अनुसूची 5। लेकिन 4 राज्य जो हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके जो टीएसपी एरिया हैं, ट्राइब शेड्यूल प्रोटेक्शन एरिया हैं, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, इनका प्रावधान 6वीं अनुसूची में है। यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अलावा जो भी क्षेत्र बच गया पूरे भारत का, उनके टीएसपी एरिया का वर्णन तो है 5वीं अनुसूची में, और इन 4 राज्यों का है वो है 6वीं अनुसूची में। बस ये ध्यान रखना है। एक और बात यहाँ ध्यान रखने की है, जो अपन कन्फ्यूजन खुद ही क्रिएट कर लेते हैं बिना पढ़े ढंग से। ये अनुसूचित जाति और जनजाति की बात नहीं कर रहा है, ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात कर रहा है, टीएसपी एरियाज की बात कर रहा है। ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर ये आदिवासी जो जनजातियाँ हैं वो रहा करती हैं, उनके अलग रहन सहन, खान पान, वेशभूषा होती है, उनके कल्चर को बचाने के लिए वहाँ पर अलग तरीके का प्रशासन होता है, कार्य प्रणाली भी अलग तरीके की होती है। आम आदमी को कई बार उन क्षेत्रों में जाना भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बाहरी दुनिया में वो नहीं जाना चाहते हैं, और बाहर के जब लोग आते हैं तो उनको लगता है कि उनकी संस्कृति के साथ में हस्तक्षेप किया जाएगा, ठीक है, इसलिए ये प्रशासन बनाया गया है। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान के बारे में प्रश्न आ रहा है कि राजस्थान के जो टीएसपी एरिया हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर उस साइड में, वो कौन सी अनुसूची में आएंगे, तो 5वीं अनुसूची में आएंगे, और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के 6वीं अनुसूची में आएंगे। अब आते हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो, केंद्र और राज्य में विषयों का बंटवारा। अपन ने पढ़ा था कि अपने यहाँ पर दोहरी व्यवस्था है, शासन व्यवस्था कैसी है, दोहरी। 2 सरकारें हैं, एक केंद्र में और एक राज्य में। यानी राज्य की सरकार की अलग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, केंद्र की सरकार की अलग से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है। अब यहाँ की विधायिका भी कानून बनाएगी, यहाँ की विधायिका भी कानून बनाएगी, तो फिर विवाद हो सकता है। तो जो संघात्मक राज्य होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वहाँ पर ये बताया जाता है लिखित रूप में कि कौन से तो केंद्र के कानून बनाएगी किन के ऊपर, तो और किन के ऊपर राज्य कानून बनाएंगे। तो इसके लिए अपने संविधान में एक अनुसूची बनाएगी, 7वीं अनुसूची। उसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाता है केंद्र, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा राज्य, समवर्ती सूची पर केंद्र भी कानून बना सकता है, सेंटर भी कानून बनाएगा और स्टेट भी कानून बनाएगा। लेकिन अगर किसी विषय पर स्टेट ने कानून बना दिया और फिर केंद्र ने भी बना दिया तो स्टेट का कानून निरस्त हो जाएगा। यानी मान्य किसका होगा, सेंटर का कानून मान्य हो जाएगा। अब भविष्य में कुछ ऐसे भी विषय आ जाते हैं जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। जैसे जब संविधान बना था तब मोबाइल आए नहीं थे, तो टेक्नोलॉजी का या ड्रोन विमान के लिए अब विनियमन नीति बनानी पड़ी है, पहले ये आई नहीं थी। तो ऐसे विषय जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, ऐसे विषय को अपन बोलते हैं अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो अपन ने केंद्र सरकार को दी है। ध्यान रखने की बात है, आप नोट लगा करके लिख लेना कि भारत शासन 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी जाएंगी, राज्य को दी जाएंगी, लेकिन बाद में संविधान निर्माताओं ने केंद्र को ये शक्ति दे दी। तो आप समझ चुके हैं
तो संघ सूची है, इस पर कितने विषय हैं वर्तमान में? 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आपको ये वाले याद रखने हैं, 100, 61, 52। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ले लिए गए हैं। समवर्ती सूची कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। यहाँ पर मैंने आपको अवशिष्ट शक्तियों का भी उल्लेख किया है, रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर की बात करेंगे तो ये सेंटर के पास में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं हैं? शास्त्रीय भाषाएं। भारत की अपनी खुद की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बताया गया है। भारत की खुद की पारंपरिक भाषाओं के बारे में इसमें बताया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, फिर संविधान में संशोधन किए गए। 3 संविधान संशोधन हुए हैं इसमें, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। यानी इसने लिखा है ऊपर देखो आप, 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। यानी 8 भाषाएं संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं। तो कितने संविधान संशोधन हुए 8वीं अनुसूची में? 3, 21वां, 71वां और 92वां। 3 संविधान संशोधन हुए हैं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 भाषा जोड़ी गई, 71वें से 3 भाषाएं जोड़ी गई और 92वें से 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब नाम याद करना अपने लिए जरूरी हो जाता है। तो 1 भाषा 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ये तो आ गई सिंधी। 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ये है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ये हैं बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषाएं, ठीक है। 4, 3, 7, 1, 8। इधर टोटल करोगे 21 + 71 बराबर 92। 21, 71, 92 का आंकड़ा है। तो यहाँ पे देखो 21वां संविधान संशोधन 1967, 1 भाषा जोड़ी गई सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992, 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92वां संविधान संशोधन 2003, सन भी याद कर लेना, 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है और 8वीं अनुसूची में इंग्लिश भी शामिल नहीं है। इसके अलावा क्योंकि शास्त्रीय भाषा नहीं है भारत की। 9th अनुसूची पे आते हैं। ये मूल संविधान में नहीं थी, तो फिर ये कब जोड़ी गई 9वीं अनुसूची? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। क्या कहती है 9वीं अनुसूची? अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण, यानी 9वीं अनुसूची के विषय वाद योग्य नहीं होंगे, लेकिन न्यायालय समीक्षा कर सकता है। ध्यान रखना है। जिन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। कब जोड़ी गई? पहले ही संविधान संशोधन से जोड़ दी गई 1951 में। मूल रूप से किससे संबंधित है? उस समय जमींदारी व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था। अब राजस्थान की राजनीति में भी पढ़ेंगे कि बहुत बड़ा मुद्दा था जमींदारी व्यवस्था का। तो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। मूलतः इसमें 13 अधिनियम थे, लेकिन कालांतर में इनकी संख्या बढ़कर 282 हो गई है, क्योंकि लूप होल मिल गया। कोई भी कानून बनाओ 9वीं अनुसूची में डालो तो विधायिका को पॉइंट मिल गया। संसद कानून बनाती है, सरकार कानून बनाती है और न्यायालय उसकी समीक्षा उसकी समीक्षा तो कर सकता है, निर्णय नहीं दे सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता है, तो मनमर्जी से उसमें 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं फिर विषय। कोहिलोवाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो अधिनियम 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 के दिन केशवानंद भारती केस आया था, तो इसमें निर्णय आया था। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाले गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। 10वीं अनुसूची पे आओ। ये पूरा अपन कानून पढ़ेंगे, दल बदल विरोधी अधिनियम पूरा अपने सिलेबस में है। कोई भी सांसद अपने कार्यकाल के दौरान दल नहीं बदल सकता है। यदि कोई दल बदलता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, इसे दल का विलय माना जाएगा। 2/3 सदस्य दल बदल सकते हैं, वो दल का विलय माना जाएगा, लेकिन अकेला कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान दल नहीं बदल सकता है। निर्दलीय सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। निर्दलीय सदस्य किसी भी दल को समर्थन दे सकते हैं क्योंकि वे पहले ही निर्दलीय हैं। मनोनीत सदस्य के लिए कंडीशन है कि केवल 6 महीने के अंदर ही दल की सदस्यता ले सकते हैं, उसके बाद में नहीं। जो मनोनीत सदस्य हैं वो सदस्य तो बन सकते हैं दल के, लेकिन केवल 6 महीने में। एक टर्मिनोलॉजी आती है विहिप, सचेतक। क्या होता है विहिप? विहिप होता है कि दल जो होता है, जैसे बीजेपी दल है, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। 127वां संविधान संशोधन विधेयक आया है, बिल आया है 127वां। क्या है वो तो बाद की बात है। इस पर बीजेपी ने अपने सदस्यों को विहिप जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी सदस्य इसका विरोध नहीं करेगा। बीजेपी जो है वो इसके समर्थन में है। कांग्रेस ने भी विहिप जारी कर दिया। कांग्रेस ने जो विहिप जारी किया वो क्या किया कि कोई भी सदस्य इसका समर्थन नहीं करेगा। तो कोई भी कांग्रेसी सदस्य इसका अगर समर्थन कर देता है तो वो इसका उल्लंघन है विहिप का, और विहिप के उल्लंघन पर सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। विहिप एक आदेश है जो दल के द्वारा जारी किया गया है और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यदि बीजेपी के व्यक्ति ने इसका विरोध कर दिया तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, और कांग्रेस के सदस्य ने यदि इसका विरोध कर दिया तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये होता है विहिप। विहिप के आधार पर हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हाल ही तो क्या पिछली बात है, 2 साल पहले की बात है, वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के 2 सदस्य, एक तो अनवर अली और दूसरे हैं शरद पवार, इनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया था। ठीक है, इनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया था। अब ये भी एक मसला है, इसकी कमी है इस कानून की, कि दल बदल के मामले में अध्यक्ष या सभापति जो होता है, आप यूँ कह दीजिए जो पीठासीन अधिकारी होता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। लेकिन फिर भी सदस्य है ना कोर्ट में चले जाते हैं, न्यायालय में चले जाते हैं। हालांकि लिखा है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो न्यायालय में चले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो न्यायालय में पेंडिंग चल रहे हैं। जब आपने अंतिम निर्णय अध्यक्ष सभापति को दे दिया तो फिर न्यायालय में नहीं जाना चाहिए, या फिर इसमें ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए था। ये कमी है इसकी। और 10वीं अनुसूची जोड़ी कब गई, मैंने ऊपर बता दिया है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई, 1985 में। 91वां संविधान संशोधन आया था 2003 में, उसके द्वारा भी इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। 91वां संविधान संशोधन मेनली जो अपने को पूछा जाता है वो है मंत्रियों का आकार निश्चित किया गया। मंत्रियों का आकार या मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई कि लोकसभा के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, और विधानसभाओं में, राज्यों में विधानसभा के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ये था 91वां संविधान संशोधन, आगे पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया कि अपने को ये वाला जो है दल बदल अधिनियम वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा अपने सिलेबस में है। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। कुल 29 विषय हैं इसमें। राजस्थान में अब तक 29 में से 22 पंचायती, 23 हो गए हैं बना, 23 कर लेने, यहाँ पर 23 विषय शामिल कर लिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन भी कंप्लीट पूछा भी गया है, RS मेंस की एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है 73वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची शहरी निकायों के लिए है। इसमें कुल 18 विषय दिए गए हैं शहरी निकायों को, और ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो 11वीं अनुसूची में तो 29 विषय दिए गए हैं ग्राम पंचायतों को। राजस्थान सरकार ने 23 विषयों को लागू कर दिया है। शहरों को 12वीं अनुसूची के तहत शहरी निकायों को, नगर निकायों को 18 विषय दिए गए हैं। ये 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में। तो ये 12 अनुसूचियाँ थी अपनी, जिनको अपने डिटेल में समझा है। क्या प्रश्न आता है, कैसे आता है, वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में अपन नए टॉपिक को पढ़ेंगे, और वो नया टॉपिक क्या होगा वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, यदि है तो इसमें। अच्छा, ये तो अनुसूची में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अपन आगे देखेंगे क्या है, शायद संविधान की विशेषताएं देखेंगे अपन। ओके, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।